क्रैश कोर्स सीरीज के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 11th का लास्ट यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें 2 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में जो कि टिश्यू फ्लूइड एंड सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में पढ़ेंगे, डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, कार्डियक एक्टिविटी कैसे रेगुलेट होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अगर वेटेज की बात करी जाए तो 1 to 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। तो चलिए शुरू करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हमने पढ़ा है कि सभी लिविंग सेल्स जो है उनको न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की और दूसरे एसेंशियल सब्सटेंसेस की आवश्यकता होती है, और उनको ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन या दूसरे एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, वो उन्हें प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है या हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, उनको भी कंटिन्यूसली रिमूव करने की आवश्यकता होती है ताकि टिश्यूज़ की फंक्शनिंग जो है वो हेल्दी रूप से होती रहे, चलती रहे। तो इसके लिए ये एसेंशियल होता है कि इफ़िशेंट मैकेनिज़्म हो हमारे पास, ऑर्गेनिजम्स के पास सब्सटेंसेस के मूवमेंट के लिए टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स। सेल्स तक जो है वो डिफरेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, मॉलिक्यूल्स को पहुंचाया जा सके, और वहाँ से जो वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको वहाँ से रिमूव किया जा सके। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में डिफरेंट मेथड्स देखने को मिलते हैं इस ट्रांसपोर्ट के लिए। सिंपल ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें जैसे स्पॉन्जेस या सिलेंट्रेट्स, तो इनमें वाटर सर्कुलेट करते हैं अपनी सराउंडिंग्स से बॉडी कैविटी के थ्रू, और जो सेल्स हैं वो इन सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करती हैं, इसके द्वारा फैसिलिटेटेड होता है। जबकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि स्पेशल फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी में जो इन मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ब्लड जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमंस में, इस काम के लिए यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एक दूसरा बॉडी फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। ये भी ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस में हेल्प करता है, मतलब कई सारे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट ये भी करता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड और लिम्फ के क्या कंपोजिशन होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके अलावा क्या मैकेनिज़्म होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का, उसके बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे ब्लड के बारे में। व्हाट इज़ ब्लड? तो ब्लड इज़ ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, चिपचिपा होता है, कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ ब्लड। तो ये ब्लड का 55% पार्ट बनाता है। इसके अंदर 90 to 92% जो है वो वाटर होता है, और प्रोटीन्स जो है वो 6 to 8% कंट्रीब्यूट करते हैं प्लाज्मा में। प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन, ये मेजर प्रोटीन्स होती हैं इसमें। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें इन प्रोटीन्स के फंक्शंस के बारे में। फाइब्रिनोजन जो है वो क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होती हैं या कोगुलेशन ऑफ ब्लड कराती हैं। ग्लोबुलिन्स प्राइमरली जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती हैं बॉडी के, और एल्ब्यूमिन्स जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करती हैं। प्लाज्मा में कुछ अमाउंट में जो है वो मिनरल आयंस भी पाए जाते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड। इसके अलावा ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, ये भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, जो बॉडी में हमेशा ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, ट्रांजिट होते रहते हैं। जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। और प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दिया जाए तो फिर इसे हम सीरम कहते हैं। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, जो अनदर कंपोनेंट है ब्लड का। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आता है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। इनको एक साथ कलेक्टिवली फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है, और ये ब्लड का 45% कंस्टिट्यूट करते हैं। इराइथ्रोसाइट्स या फिर रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, मोस्ट अबंडेंट होती हैं सभी सेल्स में। एक हेल्दी ह्यूमन एडल्ट में, एक हेल्दी एडल्ट मैन में जो एवरेज काउंट होता है आरबीसी का, वो होता है 5 मिलियंस to 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। आरबीसीज का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होता है एडल्ट्स में। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता मोस्ट ऑफ द मेमल्स में। ये बाइकॉनकेव शेप की होती हैं, रेड कलर्ड होती हैं क्योंकि इनके अंदर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, और इसीलिए इनका कलर और नेम रेड होता है क्योंकि रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। हेल्दी इंडिविजुअल में 12 to 16 ग्राम्स होता है हीमोग्लोबिन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में, यानी 12 to 16 ग्राम्स
ऑफ हीमोग्लोबिन पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड या पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में। हीमोग्लोबिन की बात की जा रही है तो ये रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करते हैं। आरबीसी का जो एवरेज लाइफ स्पैन है 120 डेज़ होता है, जिसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन में। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ल्यूकोसाइट्स, इनको वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनका नंबर जो है वो आरबीसी से काफ़ी कम होता है। कितना होता है, नॉर्मल काउंट की बात करें तो 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ल्यूकोसाइट जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। दो मेन कैटेगरी है डब्ल्यूबीसी की, ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये जो है वो डिफरेंट टाइप की ग्रैनुलोसाइट हैं, जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ए ग्रैनुलोसाइट है। न्यूट्रोफिल्स के बारे में हम आगे बात करें तो न्यूट्रोफिल्स जो है वो मोस्ट एबंडेंट सेल्स हैं, 60 to 65% टोटल डब्ल्यूबीसीज में से। बेसोफिल जो है वो सबसे कम है, 0.5 to 1%। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, जो कि मोनोसाइट की बात करें तो 6 to 8% होता है, और न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट ये फैगोसाइटिक होते हैं, तो ये फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जो भी हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। बेसोफिल्स जो है वो हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपेरिन सिक्रीट करते हैं जो कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। इओसिनोफिल्स की बात करें 2 to 3% पाई जाती हैं और ये इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, इन्फेक्शंस को रोकती हैं, और इसके अलावा ये एलर्जिक रिएक्शंस में भी इन्वॉल्व होती हैं, एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। एक मिनट हम लोग डायग्राम देख लेते हैं ज़रा सा, ध्यान से देखेंगे। ये आरबीसीज हैं, रेड कलर की होती है, डिस्क शेप होती है। प्लेटलेट्स ये स्मॉल सेल फ्रैगमेंट्स जैसे होते हैं। इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, तो ये डब्ल्यूबीसीज हैं, ये प्लेटलेट्स हैं, ये आरबीसी है। ठीक है, ये डायग्रामेटिक मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट्स का जो डायग्राम होता है कैसा कैसा होता है, तो सेल की आपने तस्वीरें देख ली। आगे कंटिन्यू करते हैं। लिम्फोसाइट्स जो है, लिम्फोसाइट्स कितने होते हैं, 20 to 25%, और ये दो टाइप के होते हैं मेनली, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी के लिए। तो इनके बारे में डिटेल हम लोग थोड़ा सा इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर में, 12th में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं, मेगाकैरियोसाइट सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं। ये स्पेशल सेल्स होती हैं बोन मैरो में। ब्लड में नॉर्मली जो इनका नॉर्मल काउंट है वो होता है 1.5 लाख to 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स जो है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस रिलीज़ करती हैं, और इनमें से जो अधिकतर है, मोस्ट ऑफ जो है वो कोगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व होते हैं। इनका अगर नंबर रिड्यूस हो जाता है तो इसकी वजह से क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होता है बॉडी से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि वो ह्यूमन का जो ब्लड है वो सर्टेन एस्पेक्ट्स में अलग अलग होता है, हालांकि ये सिमिलर अपीयर होता है। वेरियस ग्रुपिंग ऑफ ब्लड जो है वो करी गई है। दो इस तरह की ग्रुपिंग है, एक एबीओ ग्रुपिंग है, दूसरा आरएच, जो कि पूरे वर्ल्ड में जो है वाइडली यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एबीओ ग्रुपिंग के बारे में। एबीओ ग्रुपिंग जो है वो किस चीज़ के आधार पर है, बेस्ड है ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस के आधार पर। एंटीजेंस क्या हैं, ये वो केमिकल्स हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करते हैं, आरबीसी पर पाए जाते हैं, नेमली ए और बी। सिमिलरली प्लाज्मा जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स का होता है उसमें दो नेचुरल एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, वो प्रोटीन्स जो एंटीजेंस को रेस्पॉन्स करते हैं, मतलब एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोटीन्स। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है एंटीजन का, एंटीबॉडीज़ का 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड में, ए बी और ओ का, वो टेबल 18.1 में दिया हुआ है, तो टेबल देख लेते हैं। 18.1 में गिवन है ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी इसका ए होगा, एंटीबॉडी एंटी बी होगा, और आगे डोनर्स ग्रुप दिया हुआ है, मतलब ये किससे ब्लड रिसीव कर सकते हैं, तो ए से रिसीव कर सकते हैं और ओ से रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप बी के बारे में बताया गया, एंटीजन आरबीसी पर होगा बी, एंटीबॉडीज़ एंटी ए, और ये किससे ब्लड रिसीव कर सकते हैं, बी से और ओ से। ब्लड ग्रुप ए बी, इसमें एंटीजन होंगे ए और बी दोनों, और एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में है वो कोई नहीं होगी,
और ये किसे किसे ब्लड रिसीव कर सकते हैं, इनको कौन कौन डोनेट कर सकता है, तो ए बी और ओ, तो ये सबसे ब्लड रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट ओ ब्लड ग्रुप है, इसमें एंटीजेंस नहीं पाए जाते लेकिन एंटीबॉडी दोनों पाई जाती हैं। और डोनर ग्रुप जो होगा वो होगा ओ जो है वो सिर्फ खुद से ही ब्लड ले सकता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा चार्ट हम लोग देखते हैं, देखेंगे यहाँ पे अगर हम इधर रखते हैं ओ ब्लड ग्रुप को और इधर रखते हैं ए बी को और यहाँ बिठाते हैं ए और बी को, तो ध्यान देना ओ बी को भी दे सकता है, बी ए बी को दे सकता है, ओ ए को ब्लड ग्रुप दे सकता है और ए जो है वो ए बी को ब्लड ग्रुप दे सकता है, ओ डायरेक्टली ए बी को भी दे सकता है। बाकी ये खुद से तो अपना ब्लड सेम ग्रुप का तो रिसीव कर ही सकते हैं, ठीक। ए बी से ब्लड ग्रुप ले सकता है, बी से लग सकता है। आप पर्टिकुलर एक ब्लड ग्रुप को देखेंगे तो आपको सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। ए बी सभी से ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, इसलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं इसको। ए जो है वो ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ओ केवल ओ से ले सकता है, बी ओ से ले सकता है और बी से ले सकता है। क्लियर हुआ? तो आगे हम लोग बात करेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान क्या होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान कोई भी ब्लड यूज़ नहीं किया जा सकता। जो ब्लड है वो डोनर का जो है वो केयरफुली मैच किया जाता है, उसके जो डोनर का ब्लड है वो रिसिपिएंट के ब्लड के साथ केयरफुली मैच किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के पहले, ताकि कोई जो है वो प्रॉब्लम ना होने पाए क्लम्पिंग की, दैट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी की। क्योंकि बेसिकली क्या है, आरबीसी पर एंटीजन होता है, अगर मैच नहीं किया गया ब्लड, ऐसे ही ट्रांसफ्यूज़ कर दिया गया, तो जिसने रिसीव किया उसके ब्लड में पहले से कुछ एंटीबॉडीज़ होंगे और जो ब्लड रिसीव हुआ है उसकी आरबीसीज़ पर एंटीजन होता है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, तो उसकी वजह से आरबीसीज़ का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो जो डोनर्स की कंपैटिबिलिटी है वो भी 18.1 में दिखाई कर हमने अलग से चार्ट भी सीख लिया, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो ऊपर टेबल मेंशन्ड है, इससे हमने क्या सीखा कि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो किसी भी पर्सन को दिया जा सकता है, किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं। और पर्सन जिनका ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ये ए बी से भी ब्लड ले सकते हैं और दूसरे जितने भी ग्रुप हैं सबसे ब्लड ले सकते हैं, इसलिए ऐसे पर्सन्स को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं RH ग्रुपिंग के बारे में। एक दूसरा एंटीजन है जिसको हम RH एंटीजन कहते हैं और ये जो है वो सिमिलर होता है उसके जो रेहेसस मंकीज़ में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको RH नाम दिया गया। और इन्हें भी आरबीसी की सरफेस पर ही ऑब्ज़र्व किया गया था। मेजॉरिटी में अधिकतर ह्यूमंस में पाए जाते हैं ये, नियरली 80%। और ऐसे इंडिविजुअल्स के जिनमें RH एंटीजन पाया जाता है उनको बोलते हैं RH पॉजिटिव, और दूसरे जिनमें ये एंटीजन एब्सेंट होता है उनको बोलते हैं RH निगेटिव। एक RH निगेटिव पर्सन अगर RH पॉजिटिव के ब्लड से एक्सपोज्ड हो जाता है तो इसमें जो है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं RH एंटीजन के अगेंस्ट। तो इस तरीके से जो RH ग्रुप है इसको भी ट्रांसफ्यूज़न से पहले मैच करना आवश्यक होता है। एक स्पेशल केस होता है RH इनकम्पैटिबिलिटी का, मिसमैचिंग का। तो ये तब ऑब्ज़र्व किया जाता है जब RH निगेटिव ब्लड जो प्रेग्नेंट मदर का है, RH निगेटिव ब्लड है प्रेग्नेंट मदर का और RH पॉजिटिव ब्लड है फीटस का, तो वहाँ पे मिसमैचिंग देखने को मिलती है। इस कंडीशन को बोलते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। जो RH एंटीजन्स हैं फीटस के, वो मदर के RH निगेटिव ब्लड से फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान एक्सपोज्ड नहीं होते क्योंकि दोनों ब्लड जो है वो प्लेसेंटा के द्वारा वेल सेपरेटेड होते हैं। लेकिन डिलीवरी के दौरान फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के दौरान ये पॉसिबिलिटी होती है कि थोड़ा सा मैटरनल ब्लड जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड से फीटस से जो है वो एक्सपोजर हो जाए। तो ऐसे केसेस में जो मदर का ब्लड है या मदर की बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाती है RH एंटीजन के अगेंस्ट अपने ब्लड में। तो सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब नेक्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो RH एंटीबॉडीज़ हैं मदर की, वो लीक कर जाएंगी ब्लड के द्वारा फीटस में यानी RH पॉजिटिव में, और वहाँ की जो फीटल आरबीसीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो इसकी वजह से ये फीटस के लिए फैटल हो सकता है और सीवियर एनीमिया कॉज कर सकता है या जॉन्डिस कॉज कर सकता है बेबी को, और इस कंडीशन को बोला जाता है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसको अवॉइड किया जा सकता है एंटी-RH एंटीबॉडीज़ देके मदर को, मतलब फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के तुरंत बाद अगर एंटी-RH एंटीबॉडीज़ मदर को दे दी जाती हैं
तो इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में। तो हमें पता होता है कि जैसे हमारी फिंगर में कहीं कट लग जाए या हर्ट हो जाए, कहीं वुंड हो जाए, तो वुंड जो है वो कंटिन्यू ब्लीड नहीं करता लंबे टाइम तक, वहाँ पर ब्लड जो है वो स्टॉप हो जाता है कुछ टाइम के बाद। तो क्यों हो जाता है ऐसा? तो ब्लड में जो है वो कोगुलेशन का फिनोमेना होता है या क्लॉटिंग होता है किसी भी इंजरी और ट्रामा के रेस्पॉन्स में। ये जो मैकेनिज़्म है, इस मैकेनिज़्म का काम होता है कि एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट किया जाए। और हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि एक डार्क रेडिश ब्राउन का स्कम जो है वो बन जाता है साइट ऑफ कट पे या इंजरी पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये क्लॉट या कोगुलम जो है वो मेनली किससे फॉर्म होता है? नेटवर्क ऑफ थ्रेड से फॉर्म होता है, जिनको बोलते हैं फाइब्रिन, जो कि डेड होते हैं, डैमेज्ड होते हैं और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जो वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। मतलब फाइब्रिन्स का नेटवर्क होता है, उसमें डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो ब्लड के हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। फाइब्रिन कैसे बनते हैं? फाइब्रिन का फॉर्मेशन होता है इनएक्टिव फाइब्रिनोजन का जब कन्वर्जन होता है, प्लाज्मा में पाए जाते हैं फाइब्रिनोजेंस, इनका कन्वर्जन होता है फाइब्रिन में एंजाइम थ्रोम्बिन के द्वारा। थ्रोम्बिन का जो फॉर्मेशन है वो एक इनएक्टिव सब्सटेंस, थ्रोम्बिन भी एक इनएक्टिव सब्सटेंस से बनता है जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, ये भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो इसके कन्वर्जन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? थ्रोम्बोकाइनेज रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स होता है जो सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस से फॉर्म होता है, जिसको कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव स्टेट में। जब इंजरी होती है या ट्रॉमा होता है तो प्लेटलेट्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं ब्लड में और सर्टेन फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं जो इस मैकेनिज़्म को एक्टिवेट कर देते हैं। सर्टेन फैक्टर्स जो है वो टिश्यू के द्वारा भी रिलीज़ किए जाते हैं जहाँ पर इंजरी होती है उस साइट पे, और ये भी कोगुलेशन को इनिशिएट कर सकते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, कैल्शियम आयन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लिम्फ के बारे में। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। जैसे ब्लड जो है वो कैपिलरी से पास होता है टिश्यूज़ में, कुछ वाटर और कुछ स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है वो जो सेल्स में स्पेस हैं मतलब कैपिलरी से रिलीज़ हो जाते हैं। जो टिश्यू की सेल्स के बीच में स्पेस है वहाँ पे जाके ये इकट्ठा हो जाता है। तो लार्जर प्रोटीन और मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स को ब्लड में छोड़ देता है, ब्लड वेसल्स में फ्लूइड लीक कर जाता है, वाटर लीक कर जाता है, उसके साथ कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस भी लीक हो जाते हैं। जो फ्लूइड रिलीज़ होता है उसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड, और इसका सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसा कि प्लाज्मा में देखने को मिलता है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। जो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज है, गैसेस का एक्सचेंज है ब्लड और सेल्स के बीच में, वो इसी फ्लूइड के थ्रू होता है। एक एलैबोरेट नेटवर्क पाया जाता है वेसल्स का जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। वो इस फ्लूइड को कलेक्ट करता है और वापस मेजर वेन्स में ड्रेन करने का काम करता है। जो फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है इसको बोला जाता है लिम्फ। लिम्फ के बारे में जानेंगे। लिम्फ कैसा होता है? लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है जिसमें स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लिम्फ एक इम्पॉर्टेंट कैरियर है न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, और फैट जो एब्जॉर्ब होते हैं लिम्फ में, मतलब लिम्फ के थ्रू होते हैं लैक्टियल्स में जो कि इंटेस्टाइनल विलाई में प्रेजेंट होती हैं। तो लिम्फ का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, इसको मिडिल मैन ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच का एक पार्ट है ये। बेसिकली टिश्यू फ्लूइड की रिटर्निंग जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम से होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में। सर्कुलेटरी पैटर्न्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक बोला जाता है ओपन, दूसरा बोलते हैं क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्का में देखने को मिलता है, जहाँ पर ब्लड जो है वो हार्ट से पंप किया जाता है, फिर वो लार्ज वेसल से पास करता है ओपन स्पेसेस में या फिर कैविटीज़ में, जिनको बोलते हैं साइनसेस। एनेलिडा और कॉर्डेट्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, जहाँ पर ब्लड जो है वो हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है और हमेशा ये क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट होता है। इस तरह का जो पैटर्न है ये ज़्यादा एडवांटेजियस होता है क्योंकि फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है वो ज़्यादा प्रिसाइजली रेगुलेट किया जा सकता है। आगे बात की जाती है सभी वर्टिब्रेट्स में मस्कुलर चैम्बर्ड हर्ट पाया जाता है। फिशेस में 2 चैम्बर्ड हर्ट होता है जिसमें एक एट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस में एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में एक्सेप्ट क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है, बाकी सभी में 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है। 2 एट्रिया होते हैं, एक सिंगल वेंट्रिकल होता है, जबकि क्रोकोडाइल, बर्ड और मेमल्स में 4 चैम्बर्ड हर्ट देखने को मिलता है, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स।
फीसिस के बारे में हम सबसे पहले बात करें। जो फीसिस का हार्ट है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है गिल्स में, और फिर बॉडी के सभी पार्ट्स को सप्लाइड होता है, जहाँ से फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के पास आ जाता है। तो इस तरीके से सर्कुलेशन एक ही बार में होता है और इसको सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में जो लेफ्ट एट्रिया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है गिल्स से, लंग्स से, स्किन से, और राइट एट्रिया जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट से। हालांकि ये मिक्स हो जाते हैं सिंगल वेंट्रिकल होने की वजह से, और जो पंप होता है वो मिक्स्ड ब्लड पंप आउट होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं इसको। बर्ड्स में और मैमल्स में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट और राइट एट्रिया से रेस्पेक्टिवली रिसीव होते हैं और अपनी अपनी साइड के वेंट्रिकल्स को पास होते हैं। वेंट्रिकल्स जो है वो पंप करते हैं ब्लड को रेस्पेक्टिव साइड्स में बिना किसी मिक्सिंग के। दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे यहाँ पर देखने को मिलते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में, इसीलिए इनको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को बोला जाता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। कंसिस्ट कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है ये? मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक नेटवर्क होता है क्लोज्ड ब्रांच्ड ब्लड वेसल्स का और ब्लड का। इसके अलावा ब्लड होता है और ब्लड वो फ्लूइड जो सर्कुलेट होता है इसमें। हार्ट के बारे में बात करें तो हार्ट जो है वो मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। ये थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, दोनों लंग्स के बीच में, स्लाइडली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। इसका जो साइज है वो क्लेंज्ड फिस्ट यानी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। ये प्रोटेक्टेड होता है डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग से, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, और इसके अंदर जो है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 स्मॉल अपर चैम्बर्स जिनको बोलते हैं एट्रिया, 2 लार्जर लोअर चैम्बर्स जिनको बोलते हैं वेंट्रिकल। एक थिन मस्कुलर वॉल पाई जाती है इंटर एट्रियल सेप्टम, जो कि राइट और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करता है, जबकि थिक वॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने का काम करता है। एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो सेम साइड के होते हैं ये भी सेपरेटेड होते हैं थिक फाइब्रस टिश्यू से, जिसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। हालांकि ये जो हर एक सेप्टा है ये इसमें एक ओपनिंग होती है जिससे दोनों चैम्बर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, सेम साइड के चैम्बर्स। और जो ओपनिंग होती है राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में, वहाँ पर एक वाल्व होता है जो कि 3 मस्कुलर फ्लैप से या कस्प से बना होता है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। जबकि बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व जो है वो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि ट्राइकस्पिड किधर है, जो बाइकस्पिड है वो किधर है। तो ट्राइकस्पिड हमेशा राइट साइड में देखने को मिलता है, बाइकस्पिड हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। इसके अलावा जो ओपनिंग है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की, हार्ट के बारे में देख लेते हैं। छोटा सा डायग्राम यहाँ पे गिवन है। ये सिस्टमिक एओर्टा है, ठीक। ये वेना कावा है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रिया, बंडल ऑफ हिस। ये कंडक्टिंग सिस्टम को भी यहीं दिखाया गया है, साइनो आर्टेरियल नोड यानी एसए नोड, एसए नोड के बाद एवी नोड, एवी नोड के बाद होते हैं बंडल ऑफ हिस। उसके बाद है, शो नहीं किया गया, मैं आपको बता देता हूँ, ये पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं जिनको येलो कलर से शो किया गया है। फिर दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हार्ट का एपेक्स होता है, राइट वेंट्रिकल शो किया गया है। और वाल्व को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, वाल्व जो है वो बैक में ना खुलने पाए उसके लिए कॉर्डई टेंडिनई स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ये आपने देख लिया राइट एट्रियम। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? द ओपनिंग्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा रेस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमील्यूनर वाल्व्स। तो जो वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में खुलता है, लेफ्ट एओर्टा में खुलता है, तो वहाँ पर सेमील्यूनर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाल्व्स जो हार्ट में होते हैं इसकी वजह से जो ब्लड का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में हो पाता है, यानी कि एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ, वेंट्रिकल्स से पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा की तरफ। तो वाल्व जो है वो किसी भी बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। जो एंटायर हार्ट है, पूरा हार्ट है, कार्डियक मसल से मिलके बना होता है। जो वेंट्रिकल की वॉल हैं वो ज़्यादा थिकर होती हैं एट्रिया के कंपैरिजन में। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं नोडल टिश्यू, जो कि हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है।
एक पैच प्रेजेंट होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया में, जिसको बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड। एक दूसरा मास ऑफ टिश्यू जो है वो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में, इसको बोलते हैं एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसके अलावा बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स जिसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल, ये कंटिन्यू करता है और पास होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा से और इमर्ज करता है, मतलब आगे की तरफ टॉप पे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से, और इमीडिएटली दो में डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट बंडल में। ये फिर इससे बहुत सारे माइन्यूट फाइबर्स, इसमें ब्रांचिंग होती है, फिर माइन्यूट फाइबर्स जो है वो निकलते हैं इसमें से खूब सारे थ्रू आउट वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, ये फैल जाते हैं पूरे में रेस्पेक्टिव साइड्स में, और अब इनको पुरकिंजे फाइबर्स बोला जाता है। जो नोडल मस्कुलेचर है इसकी अपनी कुछ एबिलिटी है। नोडल मस्कुलेचर की एबिलिटी क्या है कि ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, तो ये ऑटो एक्साइटेबल होता है। हालांकि जो नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स है, कितना जनरेट किया जा सकता है पर मिनट, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ नोडल सिस्टम के लिए अलग अलग होता है, वेरी करता है। ऐसे नोड की हम बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, दैट इज़ 70 to 75 पर मिनट, और ये जो है वो इम्पल्स को इनिशिएट और रिदम को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो कंट्रेक्टाइल एक्टिविटी है हार्ट की, उसको इनिशिएट भी करता है और मेंटेन भी करता है, इसीलिए इसको पेस मेकर कहते हैं। हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मली 70 to 75 टाइम्स बीट करता है पर मिनट, एवरेज जो है वो 72 बीट्स पर मिनट है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में कि हार्ट जो है वो कैसे फंक्शन करता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है। सभी जो 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के वो रिलैक्स्ड स्टेट में हैं, मतलब वो जॉइंट डायस्टोल वाली स्थिति में, और जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व हैं वो ओपन है। तो ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन से वेना कावा में आ रहा है, और लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल में जो है वो रेस्पेक्टिवली लेफ़्ट और राइट एट्रिया में, लेफ़्ट और राइट एट्रिया से लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल में फ्लो कर रहा है। जो सिमिल्यूनर वॉल्व्स हैं वो क्लोज्ड हैं इस स्टेज पर। ऐसे नोड अब जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, तो दोनों ही एट्रिया स्टिमुलेट होते हैं और एक कंट्रैक्शन होता है, साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन दोनों में देखने को मिलता है, और इसे बोला जाता है एट्रियल सिस्टोल। तो इससे क्या होता है, वेंट्रिकल्स में जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाता है लगभग 30%। एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट किया जाता है वेंट्रिकुलर साइड को एवी नोड और एवी बंडल के द्वारा, जहाँ से बंडल ऑफ हिस जो है वो ट्रांसमिट करता है एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर को, और एंड जो होता है वो क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं। इससे जो वेंट्रिकुलर मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करती हैं, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब एट्रिया में क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, डायस्टोल होता है, और ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ कोइंसाइड करता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व हैं ये बंद हो जाते हैं, ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो पाए एट्रिया में। और जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, जो सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं जो पल्मोनरी आर्टरी में राइट साइड में और एओर्टा लेफ्ट साइड में, ये फोर्सफुली ओपन हो जाते हैं, ताकि ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से इन वेसल्स में फ़्लो कर सके सर्कुलेटरी पाथवेज में। तो वेंट्रिकल्स फिर फाइनली रिलैक्स करते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल आ जाता है और वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल हो जाता है, जिसकी वजह से सेमिल्यूनर वाल्व्स का क्लोज़र होता है, और ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है वेंट्रिकल्स में। और जैसे जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो डिक्लाइन करता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व फिर से ओपन हो जाते हैं बाय द प्रेशर इन द आर्ट्रिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड। ब्लड के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है एट्रिया में, उसकी वजह से ये फिर से ओपन हो जाते हैं, और फिर से ये जो है वो एम्पटी होने लगते हैं। वेन्स आर्ट्रिया में एम्पटी होती हैं और एट्रिया वेंट्रिकल्स में एम्पटी होने लग जाते हैं। जो ब्लड है वो फिर से फ्रीली मूव करता है वेंट्रिकल्स में। जो वेंट्रिकल और एट्रिया हैं अब फिर से रिलैक्स्ड या जॉइंट डायस्टोल वाली स्टेट में होते हैं। फिर ऐसे नोड जो है वो नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और जो ऊपर हमने इवेंट्स डिस्क्राइब करी है फिर से रिपीट हो जाती हैं एक सीक्वेंस में, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो ये जो सीक्वेंशियल इवेंट है हार्ट में, ये साइक्लिकली रिपीट होते रहते हैं, और इसको बोला जाता है कार्डियक साइकिल।
इसके अंतर्गत क्या होता है, एक इवेंट है सिस्टोल, दूसरा है डायस्टोल, और दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल्स का सिस्टोल और डायस्टोल होता है। जैसे कि पहले मेंशन किया जा चुका है, जो हार्ट बीट है वो 72 टाइम्स होती है पर मिनट, यानी कि इतनी ही कार्डियक साइकिल्स परफॉर्म होती हैं पर मिनट। तो इससे हम जो है वो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल डिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज़ 0.8 सेकेंड। और एक कार्डियक साइकिल के दौरान एक वेंट्रिकल जो है वो अप्रॉक्सीमेट 70 ml ऑफ ब्लड पंप करता है, जिसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हम हार्ट बीट से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट से मल्टीप्लाई कर दें, तो कार्डियक आउटपुट आ जाता है। तो इस तरीके से हम कार्डियक आउटपुट को डिफाइन कर सकते हैं। कार्डियक आउटपुट को कैसे डिफाइन कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, और एवरेज होता है 5000 ml या फिर 5 लीटर एक हेल्दी इंडिविजुअल में। तो बॉडी की एबिलिटी होती है स्ट्रोक वॉल्यूम को एज वेल एज हार्ट रेट को अल्टर कर सकता है, तो कार्डियक आउटपुट भी अल्टर हो सकता है, ये भी चेंज किया जा सकता है। तो एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जो एथलीट का जो कार्डियक आउटपुट है वो ऑर्डिनरी मैन से, एक नॉर्मल पर्सन से कई गुना ज़्यादा होता है। हर एक कार्डियक साइकिल के दौरान 2 प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जिनको आसानी से सुना जा सकता है स्टेथोस्कोप के द्वारा। जो फर्स्ट हर्ट साउंड है, जिसको बोलते हैं लब, ये एसोसिएटेड होता है ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोज़र के साथ और बाइकस्पिड वाल्व के क्लोज़र के साथ, जबकि दूसरा जो हर्ट साउंड है डब, ये एसोसिएटेड होता है सेमी ल्यूनर वाल्व्स के क्लोज़र के साथ। जो साउंड्स हैं ये क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस के होते हैं। अगर इनमें साउंड में कोई चेंज आ जाता है तो इसका मतलब वाल्व्स में कोई गड़बड़ी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ईसीजी के बारे में। तो टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविज़न सीन आता है, टेलीविज़न शो आता है, वहाँ पर एक मशीन दिखाई जाती है जो मॉनिटर कर रही होती है, और उसमें कुछ वोल्टेज ट्रेसेस स्क्रीन पर दिखाई देते हैं जो कि साउंड करते हैं पिप 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 पी। तो जैसे ही पेशेंट में जो है वो कार्डियक अरेस्ट होता है, तो इस मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑब्टेन करता है ईसीजी। ईसीजी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट का, जो कार्डियक साइकिल के दौरान जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वहाँ पे हैपन होती है। तो ईसीजी ऑब्टेन करने के लिए, जैसा कि यहाँ डायग्राम फिगर 18.3 में शो किया गया है, एक पेशेंट को जो है वो मशीन से कनेक्ट किया जाता है, जिसमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं। एक जो है वो दोनों रिस्ट में लगा दिया जाता है एक, और एक लेफ़्ट एंकल में लगाया जाता है, राइट एंकल छोड़ दिया जाता है, ताकि हार्ट एक्टिविटी को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा सके। डिटेल्ड इवेल्युएशन ऑफ हार्ट फंक्शन के लिए मल्टीपल लीड्स जो है वो चेस्ट रीजन में अटैच कर दी जाती हैं, और यहाँ पे हम लोग केवल स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में बात करेंगे। हर एक पीक जो है ईसीजी का उसको आइडेंटिफाई किया गया है लेटर से, पी से लगा के टी तक, और ये स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को करस्पॉन्ड करता है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईसीजी। तो पी वेव है, फिर क्यू है, फिर आर एस है, टी है। तो इस तरीके से पी क्यू आर एस टी ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ईसीजी का। अब हम लोग बात करते हैं पी वेव से क्या होता है। सबसे पहले पी वेव जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, जिसकी वजह से मतलब क्या होता है, दोनों एट्रिया का कंट्रैक्शन होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब क्या हुआ कि वेंट्रिकल कंट्रैक्शन जो है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से इनिशिएट होता है। कंट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। जो कंट्रैक्शन है वो क्यू से स्टार्ट हो जाता है और सिस्टोल की बिगिनिंग को मार्क करता है। नेक्स्ट बात की जाती है जो टी वेव है, ये रिप्रेजेंट करता है रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, दैट इज रीपोलराइजेशन। और टी का जो एंड है वो सिस्टोल के एंड को मार्क करता है। ऑब्वियसली अगर आप क्यूआरएस के नंबर को, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के नंबर को काउंट करें जो कि एक गिवन टाइम पीरियड में हो रहे हैं, तो इस तरीके से आप हार्ट बीट रेट ऑफ इंडिविजुअल को डिटरमाइन कर सकते हैं, उस इंडिविजुअल की हार्ट बीट रेट क्या है। तो ईसीजी जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के ऑब्टेन किए जा सकते हैं, और ये रफली सेम शेप के होते हैं गिवन लीड कन्फिग्रेशन के लिए। एक जैसे लीड कन्फिग्रेशन के लिए जो ईसीजी हैं वो एक जैसे ही आते हैं। अगर इनमें कोई डेविएशन देखने को मिलता है इस शेप से, तो इससे पता चलता है कि उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है या डिजीज़ है, तो ये भी बहुत ज़्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का होता है, मतलब इसका क्लिनिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में, कि जो ब्लड है वो स्ट्रिक्टली फिक्स्ड रूट से फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के द्वारा।
आर्टरीज एंड वीन्स के थ्रू। बेसिकली हर एक आर्टरी और वीन जो है वो 3 लेयर्स की बनी होती है। और जो इनर लाइनिंग है वो स्क्वैमस एंडोथेलियम की होती है, ट्यूनिका इंटाइमा। मिडिल लेयर की बात करें तो स्मूथ मसल्स की बनी होती है। इसके अलावा इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जिसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। और जो एक्सटर्नल लेयर है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है कोलेजन फाइबर्स के साथ, दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका मीडिया जो है वो कंपैरेटिवली थिन होती है वीन्स में। फिगर हम लोग आगे देखेंगे 18.4 में। जैसा कि पहले मेंशन किया गया, जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से पंप किया जाता है तो एंटर करता है पल्मोनरी आर्टरी में, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होता है तो एंटर करता है एओर्टा में। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में पास होता है, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट एट्रिया में ले जाया जाता है। और ये जो पाथवे है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कंस्टिट्यूट करता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में एंटर करता है वो कैरी किया जाता है नेटवर्क ऑफ आर्टरी, आर्ट्रियोल और कैपिलरी से टिश्यूज़ को, जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट करके सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना कावा के द्वारा राइट एट्रिया में एम्पटी होता है। इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है वो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और इसेंशियल सब्सटेंसेस प्रोवाइड करता है टिश्यूज़ को, और CO2 और हार्मफुल सब्सटेंसेस को एलिमिनेशन के लिए ले आता है। एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में, जिसको बोला जाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो हेपेटिक पोर्टल वीन जो है वो ब्लड कैरी करती है इंटेस्टाइन से लिवर तक ले जाती है, इससे पहले कि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिलीवर्ड हो। एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स भी पाया जाता है हमारी बॉडी में। एक्सक्लूसिवली जो है वो इसका सर्कुलेशन ब्लड का जो है वो कार्डियक मस्कुलेचर को और कार्डियक मस्कुलेचर से होता है, मतलब हार्ट मसल्स के लिए जो है स्पेशल सर्कुलेशन होता है जिसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन या कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं भाई डबल सर्कुलेशन क्या है। बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पल्मोनरी वीन से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में गया, बॉडी पार्ट्स के पास गया। तो आर्टरी को आप देख सकते हैं, यहाँ इसका जो ल्यूमेन होता है वो कम होता है, फिर कैपिलरी सिंगल लेयर्ड होती है, यहाँ पर जो है वो एक्सचेंज हुआ गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, और फाइनली जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा आया, वेना कावा के द्वारा, ग्रेट वीन्स के द्वारा आया राइट एट्रिया में, और राइट एट्रिया से ये जो है वो राइट वेंट्रिकल में गया, फिर पंप हो गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, चला गया पल्मोनरी सर्कुलेशन में, फिर से ऑक्सीजनेटेड होके ब्लड वापस आ गया लेफ्ट एट्रिया में। तो इस तरीके से एक बार सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होता है और एक बार हार्ट के थ्रू होता है, हार्ट नहीं, लंग्स के थ्रू होता है। जो लंग्स के थ्रू होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो पूरी बॉडी के थ्रू होता है उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो लेफ्ट और राइट हार्ट है इसके फंक्शन अपने अपने बटे होते हैं। जो राइट वाला है वो पल्मोनरी और लेफ्ट वाला है वो सिस्टमिक। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं होती है। आगे हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी के बारे में। कार्डियक की जो एक्टिविटी, हार्ट की एक्टिविटी है वो कैसे रेगुलेट होती है। तो नॉर्मल एक्टिविटी जो हार्ट की है वो इंट्रिंसिकली रेगुलेट होती है, मतलब ऑटो रेगुलेटेड होती है स्पेशलाइज्ड मसल्स से, जिनको नोडल टिश्यू कहते हैं। तो इस तरह का हार्ट मायोजेनिक कहलाता है। इसके अलावा एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है मेडुला ऑब्लांगाटा में, जो कार्डियक फंक्शन को मॉडरेट कर सकता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। न्यूरल सिग्नल्स जो सिंपैथेटिक नर्व्स के हैं, जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये हार्ट बीट को इंक्रीज़ करते हैं और वेंट्रिकल कंट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है ये कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स हैं, जो कि दूसरा कंपोनेंट है एनएस का, ये हार्ट बीट रेट को डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को कम कर सकते हैं, यानी कि कार्डियक आउटपुट को कम कर सकते हैं। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स जो है वो कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। डिसऑर्डर्स की बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम के, तो सबसे कॉमन डिसऑर्डर है हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक टर्म है, वो तब दिया जाता है जब ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो, यानी नॉर्मल कितना है 120/80, इससे ज़्यादा हो। मेजरमेंट में 120 mm of Hg, मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी प्रेशर, ये सिस्टोलिक होता है।
यानी कि पंपिंग प्रेशर, और जो 80 mm ऑफ Hg है, ये डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर है। अगर रिपीटेड चेक्स के बाद जो ब्लड प्रेशर है किसी भी इंडिविजुअल का वो 140/90 या इससे ज़्यादा है, तो ये शो करता है हाइपरटेंशन को, और हाई बीपी जो है वो हार्ट डिजीज़ कॉज कर सकता है और वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है, जैसे ब्रेन और किडनी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं CAD के बारे में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को ऑफन जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये वेसल्स को अफेक्ट करता है जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट मसल को, और यहाँ पर कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है। इसके अलावा फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो आर्टरीज़ की ल्यूमेन है वो नैरो हो जाती है, तो ब्लड प्रॉपरली हार्ट को फ्लो नहीं कर पाता। नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइना की, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस भी कहा जाता है। ये एक्यूट चेस्ट पेन है, ये एक सिम्टम है जो अपीयर होता है जब इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है हार्ट की मसल्स तक। एंजाइना मेन में हो सकता है, वुमेन में हो सकता है, किसी भी एज पर, लेकिन मोर कॉमन होता है मिडिल एज्ड में या फिर एल्डरली में। क्यों होता है? क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं जो ब्लड फ्लो को अफेक्ट करती हैं, वो CAD की वजह से भी हो सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर का मतलब होता है स्टेट ऑफ हार्ट जब ये ब्लड को जो है वो इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा होता है, जो बॉडी की नीड्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाता है। इसको कभी कभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है, क्योंकि लंग्स का कंजेशन जो है वो एक मेन सिम्टम होता है इस डिजीज़ का। हार्ट फेलियर जो है वो कार्डियक अरेस्ट के जैसा नहीं है, वो सेम नहीं है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट बीट करना स्टॉप कर देता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हार्ट फेलियर में हार्ट काम कर रहा होता है, लेकिन जो आउटपुट है वो बॉडी नीड्स को पूरा नहीं कर पाता। हार्ट अटैक भी अलग है, जहाँ पर हार्ट मसल्स जो है वो सडनली डैमेज हो जाती है इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से। थैंक यू।